सरला अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी होकर पड़ोसी अनामिका के दरवाजे के तरफ बार बार देख रही होती है। ये क्या, आज अनामिका अभी तक घर से बाहर नहीं निकली। जलाओ लकड़ियाँ लेने वो जंगल नहीं जाएगी, ऐसा सोच ही रही थी। तभी अंदर से उसकी सासू माँ अपर्णा बाहर निकल के आती है। क्या बहू, अभी तक लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल नहीं गई, घर पर ही हो? अभी तक अनामिका जंगल के लिए नहीं निकली माँ जी। अनामिका से क्या मतलब है, वो अपना काम कर रही होगी। तुम अपना काम करो, उसके साथ हर काम करना जरूरी नहीं है। तुम जाओ। यही तो दिक्कत है, आपका गंदा दिमाग कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। उसके पास जितना है जो है उसी से लोगों को मदद करती है, और आप कभी किसी को मदद नहीं करती और अहंकार दिखाती है। और कोई कभी गलती से आपके पास मदद मांगने के लिए आप ही जाए तो सबसे पहले तो आप उनसे बात करना ही बंद कर देती हैं। आपका जब ऐसा ही स्वभाव सबके साथ रहेगा तो आप ही बताइए ना, कौन ऐसा इंसान होगा जो आपसे बात करेगा, आपको सम्मान करेगा। अपर्णा सरला से कहती है। तभी एक बुजुर्ग महिला लाठी लेके उनके घर के सामने आती है। बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। बुजुर्ग महिला वहाँ पर आकर इस तरह से विनती करने लगती है। अरे बहू, लगता है इस बूढ़ी महिला को भूख लगी है, जाओ अंदर जाके कुछ खाने के लिए लाके दे दो। बाप रे सासू माँ, एक बार अगर आप इन्हें खाना दे देंगी ना तो ये रोज यहीं पे आएंगी, फिर 2 दिनों के बाद यहाँ पे बेंच पे आकर बैठ जाएगी और कहने लगेगी मैं यहीं पे रहूंगी, फिर समझिएगा। ऐसा मत कहो बेटा, बहुत भूखी हूँ, मौत के करीब हूँ, थोड़ा खाना दे दो, खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। प्यार से बोलने से आपको समझ में नहीं आता है क्या? इतना कहकर वो बुजुर्ग महिला को एक लात मारती है। बुजुर्ग महिला नीचे गिर जाती है। ये देखकर अपर्णा जल्दी से जाके उस महिला को उठाती है। देखो बुजुर्ग महिला, मैं समझ गई हूँ कि ये अनामिका का घर नहीं है। मैं अनामिका के घर पे जाती हूँ। जब भूखी आई हूँ यहाँ, तुम लोगों ने धकेल के बाहर निकाल दिया है। तुम लोग देखो बुजुर्ग महिला, हमें कोसो नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं। इतना कहकर वो बुजुर्ग महिला अनामिका के घर पे जाती है। वहाँ वो भूखी थी, वहाँ पे जाके वो खाना मांगती है। अनामिका चावल, दाल, सब्जी, अचार एक प्लेट में ले आकर उस बुजुर्ग महिला को देती है। बूढ़ी माँ, यहाँ पे बैठ के आप पेट भर के खाना खाइए और वो प्लेट वहाँ रख दीजिए। थोड़ा मन करे तो लेट लीजिएगा, आराम मिल जाएगा। कुछ चाहिए तो सासू माँ यहीं पे है, मांग लीजिएगा। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। बुजुर्ग महिला वहीं पे बैठकर खाना खाने लगती है। शारदा अंदर से एक गिलास पानी ले आकर देती है। अपर्णा और सरला दरवाजे के पीछे से सब कुछ देख रही होती है। देखा बहू, तुम में और अनामिका में कितना फर्क है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देखकर सरला को बहुत जलन होती है और अनामिका को वो कोसने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में अनामिका एक हाथ में रस्सी और एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल आती है। ये सरला देखती है। अनामिका के जाने से पहले मैं जंगल जाके जलाओ लकड़ी इकट्ठा कर लूंगी। ये सोचकर सरला जल्दी जल्दी जंगल जाने लगती है, अनामिका के जाने से पहले ही। माँ जी, मैं लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल जा रही हूँ, घर पे सावधानी से रहिएगा। अरे बहू, अभी जंगल मत जाओ, शहर में कुछ काम है। क्या हुआ माँ जी? पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई है। अरे उनके पास दवाइयाँ है। बेटा जो 3 दिन पहले गैस स्टोव लेकर आया था, उस गैस स्टोव की मरम्मत करवानी है। अभी तो बनवा के लाई थी माँ जी, फिर खराब हो गया क्या? हाँ बहू, आज सुबह सुबह दूध गर्म करने गई तो देखी ठीक से जल नहीं रहा है। ऐसे कैसे होगा माँ जी? बस 3 दिनों के अंदर 500-600 रुपए मरम्मत में लग गए, ऐसे कैसे चल सकता है? इस तरह वो दुखी होती है। उस वक्त वो बुजुर्ग महिला बगीचे में बैठकर खाना खा ही रही थी। बेटा, तुमने मुझे पेट भर के खिलाया है, तुम्हें खुश रहना चाहिए। ये सुनकर अनामिका खुश होके उन्हें धन्यवाद कहती है। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज नहीं रहना चाहिए। इसीलिए अनामिका, आज मैं तुम्हें एक मायावी मंत्र बताऊंगी, बस उसका एक ही बार इस्तेमाल करना। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है बूढ़ी दादी।
इधर तुम अपना कान मेरे पास ले आओ। इस तरह कहने पर अनामिका के कानों में वो बुजुर्ग महिला एक मायावी मंत्र बताती है। अनामिका बड़े ध्यान से सुनती है। याद रखना अनामिका, बस एक ही बार पढ़ना है। इतना कहकर वो बुजुर्ग महिला वहाँ से चली जाती है। ठीक उसी दौरान रमेश जो बाहर था वो घर पे लौट आता है। क्या बात है, सास बहू दोनों ही बहुत उदास है। तो क्या ये उदासी उस गैस स्टोव के लिए है? सही कहा अनामिका। हाँ जी, 3 दिनों के अंदर ही इसकी मरम्मत करवाइए। फिर ऐसा हो गया, अब नया खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। जो हम कमाते हैं वो खाने में, पिताजी की दवाइयों में, बच्चों को स्कूल में ही खर्च हो जाते हैं। अब फिर से नया कैसे खरीदे, यही समझ में नहीं आ रहा है। इतना कहकर अनामिका दुखी हो जाती है। हाँ बहू, तुम ना जंगल जाओ और लकड़ियाँ काट के जैसे तुम चेयर टेबल बनाती हो ना, वैसे ही स्टोव बनाओ। बहुत बिकेंगे और हम अच्छे पैसे भी कमाएंगे। इस तरह कहने पे अनामिका भी सोचने लगती है। हाँ अनामिका, माँ ने बिल्कुल सही कहा है। सारे परिवार को स्टोव की जरूरत है और वो हमसे ही आके स्टोव खरीदेंगे। हमारे लिए ये व्यापार हो जाएगा। सोच के देखना, अभी मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका भी इस बारे में सोचने लगती है। ठीक है माँ जी, आपने और आपके बेटे ने जैसा कहा, हम लकड़ियों से स्टोव बनाएंगे और उन स्टोव को बेचेंगे, ठीक है ना? मैं जंगल जाती हूँ और स्टोव बनाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। ठीक है बहू। आप पिताजी का ठीक से ख्याल रखिएगा। ठीक है, तुम सावधानी से जंगल जाओ बहू। इतना कहकर शारदा अंदर चली जाती है और अनामिका जंगल के लिए निकल जाती है। सरला पहले ही जंगल में थी। उसे एक सूखा पेड़ दिखता है, उससे वो जलाओ लकड़ी ले लेती है। तभी वो अनामिका को आते हुए देखती है। अनामिका, मैंने इस सूखे पेड़ को काटा है ले जाने के लिए। अब तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचा। मुझे जो लकड़ियाँ चाहिए वो सूखी लकड़ियाँ नहीं सरला, मुझे बड़े से पेड़ की टहनी चाहिए। तुमने जो लकड़ियाँ तोड़ी है उसे लेकर जाओ। बड़ी टहनियाँ? पर क्यों? मुझे कुछ काम है, तुम जलाओ लकड़ियाँ लेकर घर जाओ। इतना कहकर अनामिका टहनियाँ ढूंढने लगती है जिससे वो स्टोव बना सके। सरला अपनी लकड़ियाँ तोड़ना बंद कर देती है और देखने लगती है कि अनामिका क्या कर रही है। वो देखती है कि अनामिका एक बड़े से पेड़ को काट रही है। अनामिका आज पागल वागल हो गई है क्या? थोड़ी देर सोचती है, फिर खुद को संभालती है और लकड़ियाँ लेकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका जो लकड़ियाँ काटी थी उन्हें लेकर वो घर लौट आती है। कुछ दिनों तक वो दिन रात की परवाह ना करते हुए लाए हुए लकड़ियों को सुखाती है और उससे लकड़ियों का स्टोव बनाती है। जब परिवार वाले लकड़ी के स्टोव के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात सरला सुनती है। अच्छा अनामिका, तो ये परिकल्पना है, अब देखो। इतना कहकर वो जंगल में जाती है, फिर लकड़ी काटती है और लकड़ी को काट के अपने सर पे लेके वो सीधा घर आती है। रमेश और अनामिका जो बड़े ही मुश्किलों से लकड़ी का स्टोव बनाया था उसमें वो आग जलाते हैं। चूँकि वो लकड़ी का स्टोव था इसीलिए उसमें आग लग जाती है। इस बात से अनामिका दुखी हो जाती है। तभी अचानक से शारदा को याद आता है उस बुजुर्ग महिला की बात जिसने कार्य सिद्धि होने का मंत्र बताया था। बहू, बुजुर्ग महिला ने कार्य सिद्धि होने का मंत्र बताया था, याद है तुम्हें? अरे माँ जी, मुझे लगा था वो बुजुर्ग महिला ऐसी मजाक में कह रही है, इसीलिए मैंने याद नहीं रखा। पागल लड़की, ऐसा नहीं कहते। बड़े कुछ कहते हैं तो वो मजाक नहीं होता है। याद करो और याद करके वो मंत्र पढ़ो। शारदा के इस तरह से कहने पे अनामिका को लगता है कि जरूर सही कह रही होंगी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो बुजुर्ग महिला जो कार्य सिद्धि मंत्र बोली थी उसे याद करने लगती है। मैंने जितने भी लकड़ियों से स्टोव बनाए हैं वो जल न जाए, वो चूल्हे जैसा काम करने लगे। इस तरह कहकर फिर वो मंत्र पढ़ती है। अनामिका आंखें खोलकर देखती है, उसने जितने भी स्टोव बनाए थे वो सब जगमगा रहे हैं। अनामिका स्टोव जलाती है, भले ही सब कुछ जल जाए पर वो स्टोव नहीं जला। देखकर अनामिका, शारदा, रमेश तीनों बहुत खुश होते हैं। अब से यही हमारा व्यापार होगा माँ जी, मायावी लकड़ी का स्टोव। ये कहकर अनामिका अपने लकड़ी के स्टोव को बेचने लगती है। ये देखकर सरला अपने लकड़ी के स्टोव को कम भाव में बेचने लगती है। जिन लोगों ने सरला से स्टोव लिया था उसमें आग जलाते ही पूरी तरह से स्टोव भी जल गया और उसी के साथ उनका मुंह भी काला हो जाता है। वही काला मुंह लेकर वो सीधा सरला के घर जाते हैं। उनका काला मुंह देखकर सरला हंसने लगती है। ये देखकर मुंह काला की हुई सारी महिलाएं बहुत नाराज हो जाती है और सरला को पकड़ के पीटने लगती है। निस्वार्थ तरीके से अनामिका ने जो लकड़ी के मायावी स्टोव बनाए थे
वो सारे स्टोव एक एक करके अच्छे से बिक गए और उन पैसों से अनामिका का पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गुरुमूर्ति शारदा के घर आते हैं। सामने प्रसाद मिलते हैं। सर, ये शारदा जी का घर है ना? नहीं, उसका घर नहीं है, ये प्रसाद का घर है। सर, मेरा नाम गुरुमूर्ति है। मैं फल्ला फल्ला प्राइवेट स्कूल हूँ। मेरा एक स्टेशनरी दुकान है। तो मैं क्या रिबन कटिंग करने आऊँ? सॉरी, मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, मुझे परेशान मत करो। अरे वो बात नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। हाँ बोलो, सुनता हूँ। मैं इस बक्से में बच्चों के चॉकलेट, बिस्किट और भी तरह तरह के खाने का सामान बेचता हूँ। तो क्या कहना चाहते हो, मैं जाके बच्चों को ये सब बांटूं? अरे नहीं नहीं, वो स्कूल के पास आपकी बहू अनामिका। उस स्कूल के पास में मेरी कंजूस बहू अनामिका खाने का सामान बेचती है। आपको क्या दिक्कत है उसमें? असल में आपकी बहू को तो अपनी दुकान को बंद कर देना चाहिए। अगर आप कहे कितना मिलेगा तो मैं कुछ चंदा इकट्ठा करके आपके हाथ ला कर दे सकता हूँ। चाहे डोनेशन ला दो, अपनी किडनी बेच दो, पर मेरी कंजूस बहू तो वो बंद नहीं करने वाली। अब जा सकते हो। इस तरह कहने पे गुरु अपना चेहरा लटकाकर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तभी शारदा प्रसाद के पास आती है। कौन आया था जी? कोई गुरु नाम का आदमी था, जिसका स्कूल के पास स्टेशनरी का दुकान है और बच्चों के लिए खाने का सामान भी रखता है। पहले बताइए वो यहाँ क्यों आया था? स्कूल के पास गुरु भी मिठाइयाँ बेचता है और अनामिका भी खाने का सामान बेचती है। तो क्या कह रहा था ना बेचे, वो लाके पैसे देगा? हाँ शारदा, तुम्हें ये बात कैसे पता? कल जब बहू नहीं थी और मैं मिठाइयाँ बेच रही थी तो यही गुरु मेरे पास आया था। अगर हम दुकान बंद कर देते हैं तो उसका मुनाफा होगा, इसीलिए कुछ पैसे भी हमें वो देना चाहता है। ओहो, तो तुम अपनी कंजूस बहू को जानती हो, इसीलिए इस प्रस्ताव पर तुम तैयार हो गई थी। हाँ, तो और क्या कर सकती हूँ? आप ही अपने मुंह से बताइए ना, कितने साल हो गए पेट भर के खाए। खाना खाएंगे तो शरीर में चर्बी जमेगा, ये कहकर पानी पिला के हमें रखती है। अगर तुम ये बात ना भी कहो तो मैं समझ सकता हूँ शारदा, बहू कैसी है, क्योंकि वही समस्या मुझे भी है, पर मैं ऐसा करने का सोच नहीं सकता। तुम सावधान रहना, इस तरह करना ठीक नहीं है। इतना कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ एक प्राइवेट स्कूल के ठीक सामने गुरु का एक छोटा सा दुकान था और दूसरे तरफ कंजूस बहू अनामिका का मिठाई का दुकान था। गुरु गुस्से से अनामिका के दुकान के तरफ देख रहा होता है। अनामिका मिठाई बेचती है। आओ बच्चे आओ, स्पेशल घी की मिठाइयाँ, बिल्कुल तरोताजा। 5 रुपए में छोटा पीस, 10 रुपए में बड़ा पीस और 20 रुपए में बहुत बड़ा पीस। इस तरह कह कहकर वो बेचा करती है। बच्चे उसकी बातें सुन के उसके दुकान में आते हैं, पैसे देते हैं और मिठाइयाँ खरीद के ले जाते हैं। ये देखकर गुरु को बहुत जलन होती है। आजकल ये मिठाइयाँ बना रही है और देख रहा हूँ कि मेरे से ज्यादा फेमस हो गई है। सिर्फ उसकी वजह से मुझे घाटा हो रहा है। मुझे कुछ तो करना होगा ताकि उसकी दुकान पूरी तरह से बंद हो जाए। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? ठीक उसी दौरान अनामिका के दुकान में 10 साल का एक लड़का बालू आता है। दीदी 20 रुपए का मिठाई दो। उसके इस तरह से मांगने पर अनामिका 20 रुपए का मिठाई लाके देती है। वो मिठाई लेके बालू वहाँ से भाग जाता है। अरे मेरी मिठाई, हे भगवान, मेरे 20 रुपए। इस तरह कहकर वो अपना दुकान का शटर लगा के बालू के पीछे पीछे भागने लगती है। बालू मिठाई लेकर भागते भागते सीधा क्लासरूम में चला जाता है और क्लासरूम का दरवाजा लगा के मिठाई खाने लगता है। अनामिका भागते भागते क्लासरूम के पास आती है और देखती है बालू मजे से मिठाई खा रहा है। अरे अरे, तुम मेरी मिठाई खा रहे हो, मेरे 20 रुपए तो दे दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कल ला के दूंगा। ऐसी बातें सुन के अनामिका को बालू पे बड़ा गुस्सा आता है। चोर कहीं के, बिना पैसे देकर मिठाई खा रहे हो? तुम्हारे पेट में दर्द होगा, तुम्हारी माँ उल्टियाँ करेंगी, तुम्हारे पिताजी का पेट खराब होगा,
तुम्हारा छी, पता नहीं मैं कैसी कैसी बातें कह रही हूँ इसे। अब बालू का मिठाई खाना खत्म हो जाता है, फिर भी अनामिका डांटती रहती है। मिठाई आंटी, मैंने तो पूरा मिठाई खा लिया। अब मुझे डांट के भी क्या फायदा, मुझसे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जाके दुकान खोलिए और बाकी की मिठाइयाँ बेचिए, कम से कम उनसे पैसे आ जाएंगे। नहीं तो और क्या, हम जाके आपके सामने वाले गुरु की दुकान से खरीद लेंगे। तुमने मिठाइयाँ ली है ना, तो तुम्हें आज पैसे देने होंगे। बिना पैसे के मैं हिलूंगी भी नहीं। अरे मिठाई आंटी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कल दे दूंगा। बालू कह ही रहा था, उसके पेट में अचानक से गड़बड़ होना शुरू होता है। वो दौड़ के खिड़की के पास जाता है और विनती करने लगता है। प्लीज मिठाई आंटी, दरवाजा खोल दीजिए, मेरा पेट गड़बड़ कर रहा है, किसी भी वक्त मेरा नल खुल सकता है, प्लीज दरवाजा खोलिए। उसकी बातें सुन के अनामिका मुस्कुराने लगती है। बालू विनती करता है बार बार। तभी उसी वक्त स्कूल की हेडमास्टर सुशीला वहाँ पर आती है। अनामिका, मैं पैसे देती हूँ, आओ इधर आओ। अनामिका पैसे लेकर दरवाजा खोल देती है। बालू क्लासरूम से भाग निकलता है। इतनी कंजूस अनामिका तुम्हें नहीं होना चाहिए। इस तरह हेडमास्टर के कहने पे अनामिका बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। उस दिन स्कूल में गणतंत्र दिवस था। कंजूस अनामिका अपनी सासू माँ शारदा के साथ मुफ्त में मिठाइयाँ बांट रही थी। आओ बच्चे आओ, स्वादिष्ट मिठाइयाँ खा के जाओ। आओ बच्चे आओ, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सभी को मुफ्त में मिठाइयाँ दे रही हूँ। सभी लोग आके मुफ्त में मिठाइयाँ ले जाओ। बालू, कहाँ हो तुम? अपने दोस्तों को लेकर आओ और जितनी मिठाइयाँ खाना है यहाँ से आकर लेकर जाओ। इस तरह वो चिल्ला चिल्ला के सभी को बुलाती है और एक एक करके मिठाइयाँ बांटती है। इस बात से गुरु को थोड़ा संदेह होता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये कंजूस अनामिका गणतंत्र दिवस के नाम पर सबको मिठाइयाँ बांट रही है। समथिंग इज रॉन्ग। इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है, अनामिका के ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है। इससे अनामिका का मिठाई का दुकान बंद हो जाएगा और मेरा दुकान चल पड़ेगा। देर न करते हुए जल्दी से वो जाके पुलिस को फोन लगाता है। एसआई अरविंद और कांस्टेबल कृष्णा जहां अनामिका मिठाइयाँ बांट रही थी वहां पे आते हैं। आइए सर, आप भी मिठाइयाँ ले जाइए। हैप्पी रिपब्लिक डे। हाँ सर, आप भी लीजिए। हम यहाँ मिठाइयाँ खाने के लिए नहीं आए हैं, ये सब बांटना बंद करो। हमें खबर मिली है कि इन मिठाइयों में मिलावटी है, हमें सीज करना पड़ेगा। ये सुनकर ही अनामिका गुरु की तरफ देखती है कि गुरु भी यहाँ पे नजर रखा हुआ है। वो पूरी बात अच्छे से समझ जाती है। सर, आपको किसने फोन करके खबर दी है मुझे पता है। आप अगर चाहे तो एक मिठाई ले जाकर उसकी टेस्ट करवा लीजिए। आपके कंफर्मेशन के बाद ही हम बाकी की मिठाइयाँ बांटेंगे। अनामिका के इस प्रस्ताव पर एसआई अरविंद तैयार हो जाते हैं। वो मिठाइयों के सैंपल्स लैब में भेज देते हैं। जब तक रिजल्ट आया नहीं, सभी लोग वहाँ पे रुके रहे। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल कृष्णा रिपोर्ट लेकर वहाँ पर आके हाजिर होता है। एसआई अरविंद रिपोर्ट देखकर बहुत खुश होते हैं। सॉरी अनामिका, गणतंत्र दिवस के मौके पर तुम जो मिठाइयाँ बांट रही हो उसमें किसी तरह की भी कोई मिलावट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी यहाँ से मिठाइयाँ खाए हैं उन सभी की सेहत अच्छी रहेगी, वो स्वस्थ रहेंगे। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। एसआई अरविंद और कांस्टेबल कृष्णा वहाँ से चले जाते हैं। वैसे बहू, एक बात तुम बताओ, इतनी कंजूस क्यों हो? माँ जी, बाकी दिनों में मुझे कंजूस होना पड़ता है। उन्हीं पैसों से तो मैं किताबें कपड़े खरीद के अनाथ आश्रम में देकर आती हूँ। आज गणतंत्र दिवस है ना, इसीलिए आज मैं मिठाइयाँ बांट रही हूँ। अब मेरे खुद के तो बच्चे हैं नहीं, इसीलिए। ये कहकर अनामिका की आंखें भर आती है। सासू माँ शारदा अनामिका की तकलीफ को समझ जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है। बुरा मत मानो बहू, भगवान जरूर तुम्हें एक ना एक दिन संतान देंगे, वो तुम्हें खुश रखेंगे। सास बहू बातचीत करी रही थी, तभी वहाँ पे गुरु आता है और कहने लगता है, असल में मुझे माफ कर देना बहन अनामिका, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इस कंजूसी के पीछे की वजह क्या है।
आज सुन के मेरा दिल दहल गया। मैं जाता हूँ। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। इतना कहकर गुरु वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद कंजूस बहू अनामिका गर्भवती होती है। इस बात से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।